जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल हमने टॉपर्स की कॉपी को देखा था, जिसमें हमने जाना था कि टॉपर्स अपने आंसर कैसे लिखते हैं और हम उनके आंसर से क्या क्या सीख सकते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करें तो अपने जो आंसर में क्या क्या हमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी कि जब आप आंसर लिखने बैठते हैं तो आप लिख नहीं पाते हैं, आपकी पेन ही आगे नहीं बढ़ती है। दोस्तों, इसका जो आपके साथ जो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने टॉपिक तो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो उस टाइप से नहीं पढ़ा है कि जिसे हम अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप जिनको आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकें। दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी मैं 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक अटैम्प्ट 2022 में दिया हुआ था और मेरा माध्यम भी हिंदी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें हम किस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है। देखो, कहीं ना कहीं हम हिंदी मीडियम में दोस्तों एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, एक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम पीवाईक्यू को और हम सिलेबस को उतना नहीं देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने पिछले अटैम्प्ट में गलती की थी कि सिलेबस को इग्नोर किया था, पीवाईक्यू को प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन दोस्तों, हमें प्रीलिम्स पे तो फोकस करना ही है, लेकिन जो अभी जो समय चल रहा है ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टडी करने की हमें आवश्यकता है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के साथ साथ हमें जो पीवाईक्यू लास्ट 2015 से लेकर 25 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हमें एक बार पढ़ना है और उनकी थीम को हमने एनालिसिस करना है। थीम यानी कि हर क्वेश्चन को आप उठाना है, उनमें क्या क्या पूछा गया है उसको एक कॉपी पे आप नोट्स कर सकते हो कि इस टॉपिक से इस डायमेंशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसी डायमेंशंस को आपको यहाँ पे कवर करना है। तो आइए साथ ही साथ जानते हैं किस तरह से करना है, आगे भी आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक है, यहाँ पे कृषि वानिकी, यानी कि ये जो हमारा GS3 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसका ही एक टॉपिक है। तो मैं आपको केवल एक शॉर्ट नोट्स दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना है। अगर आप कहेंगे तो आगे भी मैं आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज GS पेपर वाइज आपको नोट्स प्राप्त करा दूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये मेरे नोट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक हमने यहाँ पर कृषि वानिकी लिया हुआ है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और आगे भी पूछे जाने के या फिर चांसेस हैं। तो आपको टॉपिक डिसाइड करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले एक रेडीमेड इंट्रो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। रेडीमेड इंट्रोडक्शन का मेरा पर्पज़ ये है कि आप चाहें तो कोई रिपोर्ट यहाँ पे डाल सकते हैं या आपके पास कोई भी कोट है या आप उसके परिभाषा को लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप GS3 आप पेपर दे रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स या डाटा को यहाँ पे इंक्लूड करें। इससे आपके आंसर भी अट्रैक्टिव बनता है और आपको मार्क्स मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 में एक डाटा आया हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा हुआ है कि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो खेती एवं ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियों को एकीकृत करके उत्पादकता, लाभप्रद विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता तो को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहने वाला है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हम यहाँ पे किस किस डायमेंशन को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में एक थ्योरी रहती है कि 2 पेजर नोट्स। तो उसी तरह से मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि हमारा कोई भी टॉपिक 2 पेज से ज़्यादा ना हो और सभी डायमेंशन यहाँ पे कवर हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने भारत में कृषि प्रणाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारत में कृषि प्रणाली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके जो भी कृषि प्रणाली में आती हैं यहाँ पे सब कुछ मैंने, जैसे कृषि वानिकी हो गई, कृषि वानिकी बागवानी हो गई, कृषि बागवानी हो गई, वानिकी पशुचारण हो गया और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ और भी, यानी कि मुझे पता है इसमें और भी हैं जो कि जनरली यहाँ पे लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे कि अगर हमें कृषि वानिकी में आएगा तो ज़्यादा ये प्रणालियाँ तो इनडायरेक्ट आपको पेपर में हेल्प करेंगी, लेकिन इसका जो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि वानिकी का महत्व क्या है, ये पूछेगा, या फिर पूछेगा इससे रिलेटेड चुनौतियाँ क्या हैं,
या फिर ये पूछ सकता है कि कृषि प्रणाली किसानों के लिए किस प्रकार से आवश्यकता या मुद्दे, इस तरह से रिलेटेड करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे हेडिंग्स को बनाया हुआ है, जिससे कि जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट इन्हीं हेडिंग्स को वहाँ पे पुट करने वाला हूँ। केवल कॉपी पेस्ट का ही काम वहाँ पे मेरा रह जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कृषि वानिकी का मैंने महत्व लिखा है। और दोस्तों याद रखना है कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ कि 5 से 6 पॉइंट ही मैक्सिमम लिखूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है और ना ही इतना हमें पेज मिलते हैं कि हम बहुत सारे वहाँ पे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकें। इसलिए 4 से 5 पॉइंट ही हमें वहाँ पे इतना ही स्पेस मिल पाता है कि हम वहाँ पे केवल 4 से 5 या 6 पॉइंट ही वहाँ पे हम लिख पाएंगे। तो हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है जब हम उसे एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। तो इस इतने ज़्यादा हमें लिख के उतने ज़्यादा प्रेशर लेने की क्यों आवश्यकता है। इसलिए 4 से 5 ही पॉइंट लिखें, जिससे कि याद भी कर सकें और आपको पता हो कि हाँ आपका सिलेबस भी कम है। तो ये मानसिकता भी इस तरह आपकी बन सकती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ 5 से 6 पॉइंट। जैसे कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद होती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जैसे कि लगभग 51% इससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। कागज़ और पल्प के लिए कच्चे माल का 60% प्रदान करता है। कच्चे जो हरा चारा होता है उसके 9 से 11% की इससे आपूर्ति करता है। और प्रति हेक्टेयर और प्रति वर्ष 13.7 से लेकर 27.2 टन CO2 का पृथक्करण कर सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है। तो आप इस तरह से छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। तो वो कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं याद रहने वाली है, आप पहले से रेडी करके रखेंगे वही चीज़ आपको ध्यान आने वाली है। क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप ज़्यादा वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी कर पाएँ। जो आपने पहले सोचा हुआ है, जो आपके माइंड में छपा हुआ, वही आपको वहाँ पे ध्यान आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ पे गेहूँ की खेती में इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने चुनौतियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, आप देखो। नीतिगत खामियाँ हैं, उच्च किस्मों की बीजों की उपलब्धता की कमी है, प्रतिबंधात्मक विनियमन की कमी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी रिलेटेड आपके 4 से 5 जो भी पॉइंट हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पेस मैंने दिया हुआ है कि आगे फ्यूचर में मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लगता है पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस दे कर चलना है, जिससे कि आप यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरे नोट्स हैं। मेरा पर्पज़ अभी आपको केवल दिखाना है कि आपको अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हरित क्रांति के बारे में लिखा हुआ है, छोटे व सीमांत किसानों को क्या लाभ होता है एकीकृत कृषि प्रणाली से। देखो वही मैंने लिखा हुआ है जो कि हमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछने वाला है। हरित क्रांति के सकारात्मक नकारात्मक क्या क्या प्रभाव हैं। स्वामीनाथन जो इन्होंने हरित क्रांति की शुरू माना जाता है। उच्च उपज की किस्मों की फसलों को बीजों को ये लेकर आए थे। तो कुछ केवल पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे चावल और गेहूँ फसल प्रणाली मैंने यहाँ पे पहले ही, जैसे मैंने बताया पहले ही, मैंने एक रेडीमेड इंट्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सफलता के कारक, कैसे ये अवसाद बन गया, और स्वास्थ्य और पोषण मोटे अनाजों की, यानी स्वास्थ्य और पोषण में मोटे अनाजों की भूमिका। तो ये तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, कहीं ना कहीं यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा। जब आपके पास पॉइंट्स रेडी होंगे तो एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ दे, आपको इतने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप उसको फिर लिख ही दोगे। तो इसी तरह से आपको नोट्स होने चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को ये गाइडेंस उन्हें पहले से मिल जाती है कि आपको नोट्स कैसे बनाने, और हिंदी मीडियम वालों के लिए उतनी गाइडेंस नहीं होती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों अगर आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं या इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसी तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ, बताऊँगा कि अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।